की भाषा में, आसान भाषा में, आपकी और हमारी भाषा में हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर संजीव मंगाट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर शुक्रवार का दिन है ना, सब हल्का रखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये ट्रम्प साहब देखिए, अच्छा 250% शुक्रवार का दिन है तो लोग अपना पोजीशन भी हल्का रख के जाएंगे। ये भी होने वाला है, ये भी होने वाला है। अच्छा 250% के मुकाबले अब यहाँ पर इन्होंने जो है 100% ब्रांडेड दवाइयों पर, ब्रांडेड पेट दवाइयों पर कर दिया है, जेनरिक को बाहर रखा है। पूरी खबर को हम कैसे समझे? एक्सपर्ट्स बता रहे हैं इक्का दुक्का कंपनियों पर ही इंपैक्ट होगा, क्या वाकई इक्का दुक्का इंपैक्ट है नियर टर्म में, या आज के सत्र को अगर हम देखें तो एकदम से रिएक्शन तमाम काउंटर्स और स्पेस पर तो हम देखेंगे ही। देखो इसका मल्टीपल इम्पैक्ट है, क्योंकि आपने ट्रम्प ने जो पहले बोला था कि हम 250% करेंगे या जो भी करेंगे, अभी उन्होंने बोला कि 100% करने वाले हैं। तो उस तरह से अगर आप देखा जाए तो थोड़ा सा अच्छा ही है, राइट। 250 से 100, बट आपको देखना पड़ेगा कि हम इंडियन मार्केट की तरफ से देखें तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जेनरिक्स कंपनीज को छोड़ दिया गया है। हाँ। ब्रांडेड और इनोवेटर और पेटेंटेड कंपनीज पे 100% का किया गया है। और ब्रांडेड में एक या दो कंपनीज हैं, सन फार्मा है, जिनके कुछ एक या दो प्रोडक्ट्स हैं जो ब्रांडेड के अंदर आते हैं, स्पेशलिटी ड्रग प्रोडक्ट्स हैं जो आते हैं उसके अंदर, तो उसमें वो प्रॉब्लम आने वाली है। बट आप ये देखिए कि ट्रम्प ने कहा है कि मैं 100% करूँगा उन कंपनीज पे जो अमेरिका में अपने प्लांट नहीं बना रहे। या तो ऑपरेट करनी चाहिए या उन्होंने अपना भूमि पूजन कर दिया। कर देना चाहिए, रुमाल रख दिया बेसिकली, सिंपल एज दैट। बट इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर एक फार्मा प्लांट को बनाने में 3 से 5 साल लग जाते हैं, क्योंकि पहले आपको प्लांट बनाना पड़ता है, फिर आपको मेडिसिन के फॉर्मुलेशन के लिए पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, और उसके बाद आपको यूएस एफडीए का अप्रूवल भी चाहिए होता है। तो यूएस एफडीए का अप्रूवल नॉर्मली 18 महीने तक लगता है। एक बार आपका प्लांट बन गया और आप ड्रग बनाने जा रहे हैं, तो ये 3 से 5 साल का प्रोसेस है। और 3 से 5 साल में ट्रम्प रहेंगे कि नहीं, अगले बार रहेंगे कि नहीं पता नहीं, बट पॉइंट ये है कि वो 3 साल के लिए तो आपको 200% देना पड़ेगा, पर 100% कौन देगा? आपके कंज्यूमर देंगे। तो एक तरह से वो इंडियन फार्मा कंपनी के लिए अच्छे हैं, क्योंकि जेनरिक्स बिकेंगे। क्योंकि अगर कोई ड्रग ऑफ पेटेंट जा रहा है और फिर जेनरिक्स आ जाते हैं, तो या ब्रांडेड ड्रग्स के अगेंस्ट जेनरिक्स हैं, तो जेनरिक्स ज़्यादा बिकेंगे। और उस चक्कर में इंडियन फार्मा जो जेनरिक्स दे रही है उनके लिए अच्छा है, वो एक तरह से अच्छा होगा। बट हमको ये भी सोचना चाहिए कि सेक्शन 232 का जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी चालू है। वो इन्वेस्टिगेशन करता क्या है? वो इन्वेस्टिगेशन ये बताना चाहता है कि जो भी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स यूएस में आते हैं, उस फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की जो कीमतें हैं वो यूएस कंपनीज के फार्मास्यूटिकल ड्रग की कीमतों के मुकाबले कितने कम है। क्या वो डंपिंग हो रही है या कि वो सस्ते में बेचे जा रहे हैं? अगर सस्ते में बेचे जा रहे हैं तो उनको कितना भाव बढ़ाना पड़ेगा टैरिफ लगा के, ताकि वो यूएस कंपनीज के बराबर आ जाए। आज के डेट में यूएस कंपनीज एक डिसएडवांटेज में है, क्योंकि वो उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो उनको भाव ज़्यादा रखना पड़ता है। और इंडियन कंपनीज या कोई भी जेनरिक कंपनी वो सस्ते में डालती है, तो उसकी वजह से उनके ऊपर उनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी असर होता है। तो जो सेक्शन 232 का जो इन्वेस्टिगेशन है वो उस इशू को डिपिक्ट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि पेटेंट और ब्रांडेड को हो गया तो जेनरिक्स को नहीं आएगा। 232 का इन्वेस्टिगेशन जब आएगा तो वो जेनरिक्स के ऊपर भी आएगा। तो वो जब भी आएगा हमको उसको देखना पड़ेगा कि कब आएगा वो। सजीव सर गुड मॉर्निंग। यही मसला थोड़ा सा और समझते हैं। अगर हम निफ्टी फार्मा की बात करें तो पिछले 6 महीने में ये तमाम धमकियों के बावजूद, तमाम इनके टेंट्रम के बावजूद भी +3% अप है। अब आप कह रहे हैं कि जेनरिक पर उतना इम्पैक्ट आएगा नहीं, लेकिन ये है कि सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो शुरुआत में शायद हम देखेंगे। तो जो निवेशक हैं फार्मा कंपनीज के, उनकी स्ट्रेटजी सर क्या होनी चाहिए आज के सत्र में? देखिए, निवेशक जो है फार्मा कंपनीज के आपको फंडामेंटल्स में देखना पड़ेगा। एंड अगर आप हमारे यहाँ चैनल में जो एनालिस्ट भी जो आ रहे हैं वो जो बता रहे हैं वो यही है कि अगर फार्मा कंपनीज का जो डोमेस्टिक ऑपरेशन है या डोमेस्टिक एक्सपोजर जिन फार्मा कंपनीज का ज़्यादा हाई है, उसमें वो एक डिफेंसिव बेट्स बन आ रही हैं। आज के डेट में जेनरिक्स के लिए ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट कल को अगर इम्पैक्ट आता है तो वही कंपनीज इम्पैक्ट होंगी जिनका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होता है यूएस मार्केट में।
जैसे कि आपके लुपिन हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, या बाकी जेनरिक्स हैं जो बेचती हैं, मीन्स औरोबिंदो है, ये सारे जो कंपनीज हैं जो जिनके हाई जेनरिक्स एक्सपोर्ट्स हैं यूएस में, उनको ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। बट फ्रॉम एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू आप वो स्टॉक्स देखिए जहाँ पर जिनका डोमेस्टिक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि डोमेस्टिकली मार्केट अगर 8 से 10% भी बढ़ रहा है तो वो काफ़ी है इन सारे कंपनीज की अर्निंग्स को सस्टेन करने के लिए। और ये जो अनसर्टेनिटी जो आ रही है टैरिफ की वजह से, वो इन डोमेस्टिक कंपनीज में उतना नहीं होगा। सो वो उस हिसाब से देखिए। और हमको कुछ कमेंट्री तो अभी आने वाले अर्निंग सीजन में भी मिलेगी इन सारे कंपनी से कि वो क्या समझ रहे हैं कैसे होगा, और उनको आज जितना हमें खबर है उतना ही उन्हें खबर है आज सुबह। तो द प्रॉब्लम ये है कि ब्रांडेड और पेटेंट में आपने 100% टैरिफ लगा दिया अक्टूबर 1 से, और उसमें इंडियन कंपनीज बहुत कम हैं। और दूसरा जो है कि सेक्शन 232 का जो इन्वेस्टिगेशन है वो आया नहीं है, तो जब वो आएगा तो उसमें किस तरह से टैरिफ आएंगे वो पता नहीं है। पर ये इतना ज़रूर है कि अब स्ट्रीट ये मानने लगेगा कि अब 100% से ऊपर तो जाने वाला नहीं है, उससे कम ही होगा, अगर आएगा भी तो जेनरिक्स में। पर उसका कॉस्ट कौन करेगा, कॉस्ट कौन लेगा, वो बहुत बड़ा डिबेट है। बिकॉज अगर आप यूएस कंज्यूमर को देखेंगे तो कॉस्ट उसके ऊपर आएगा, और उसकी वजह से जो है वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो पावल के लिए जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ती जाएगी, बिकॉज वो आज के डेट में लेबर मार्केट को एड्रेस कर रहे हैं रेट कट के साथ। अगर इन्फ्लेशन यहाँ से बढ़ेगा तो वो आगे जाके रेट कट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरह से डिलेमा है पावल के लिए भी और मार्केट के लिए भी कि भाई अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या इम्पैक्ट होगा रेट कट साइकिल पे। अच्छा सर, फार्मा पर तो हमने बात करी, लेकिन कुछ और भी ऐलान हुए हैं, जैसे कि हैवी ट्रक्स पर ऐलान हुआ है लगभग 25% टैरिफ का। उसके अलावा किचन कैबिनेट्स हो गया, बाथरूम कैबिनेट्स हो गए, फर्नीचर अपहोल्स्ट्री हो गई, इन पर भी इन्होंने टैरिफ लगा दिया है। जी, ये सारी चीज़ें ना काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मेक्सिको और कनाडा या बाकी कंट्री से आती हैं। वहाँ पर यूएस में बनाने वाला नहीं है ना, वो एक तरह से इम्पोर्टेड आता है। तो चाइना है, स्वीडन है, आइकिया जैसे ग्लोबली सोर्स करके डालता है वो है। सो वैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट फर्निशिंग में हमारा उतना एक्सपोजर नहीं है। आई थिंक स्टैनले के पास थोड़ा सा एक्सपोजर है, वो फर्निश गुड्स बेचता है, उसके अलावा कोई नहीं है। दूसरा जो है आपका हैवी ट्रक्स का, इंडिया कोई हैवी ट्रक्स नहीं एक्सपोर्ट करता यूएस को। पर इंडिया हैवी ट्रक्स के लिए जो इक्विपमेंट है या एंसिलरी यूनिट्स है या कंपोनेंट्स है वो करता है। भारत फौज हो गया, आरके फोर्जिंग हो गए, जो क्लास 8 ट्रक्स के लिए करते हैं। और ये सारे ट्रक्स जो हैं वो जो अभी आप जब ये इंपोर्ट होंगे यूएस में तो उसमें हायर टैरिफ लगेगा। अगर वो टैरिफ की वजह से सेल्स हिट होंगी तो ये इन कंपनीज को भी हिट होगी, इनडायरेक्टली हिट होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द ट्रक्स जो हैं वो जो बनते हैं वो आइदर आपके मेक्सिको में होंगे या कनाडा में होंगे या उस एरिया में होंगे, ताकि वो बन के सीधा यूएस में जाए। तो वो आपको वो देखना पड़ेगा कि किस हद तक उनका सेल्स इम्पैक्ट होगा, जिसको हम कहते हैं क्लास 8 ट्रक्स, जो हर महीने उसका डेटा आता है कि भाई क्लास 8 ट्रक्स पे कैसे जैसे हमारे यहाँ पर सियाम होता है या फाड़ा होता है जो डेटा देता है कि कौन सी गाड़ी कितनी बिकी। वहाँ पर क्लास 8 ट्रक्स की सेल्स के ऊपर हम ट्रैकिंग होती है, क्योंकि उसके बेसिस पे पता चलता है कि डिमांड कैसा है हैवी ट्रक्स का। तो वो ट्रक्स को हम सप्लाई करते हैं कंपोनेंट्स, फोर्जिंग्स वगैरह, तो वो इम्पैक्ट आ सकता है थोड़ा बहुत अगर ये कंपनीज की सेल्स हिट होती हैं। देखना पड़ेगा। जी सर, एक आखिरी सवाल आज बाजार को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट में रिवर्स गियर लग गया है और नेगेटिव खबरों की टैरिफ के फ्रंट पर फिर से शुरुआत हो गई है। कल हमने देखा कि 25,000 का लेवल निफ्टी ने तोड़ दिया और साइकोलॉजिकली 55,000 के नीचे जाके निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी है। क्या करना चाहिए निफ्टी और निफ्टी बैंक में, आपके तरफ से रणनीति क्या होगी आज? देखिए,
मैं कल का बाज़ार के बारे में बोलूँ तो कल हमने काफ़ी कुछ देखा। लास्ट हाफ एन आवर में निफ्टी बैंक में हमने देखा कि काफ़ी गिरावट आई है निफ्टी बैंक की। इसलिए आई थी क्योंकि काफ़ी सारी हाई वैल्यू डिलीवरी हुई थी HDFC बैंक में, ICICI में, बजाज फाइनेंस में। ये तीनों में हाई डिलीवरी हुई थी। एक नंबर दूँ तो आंकड़े दूँ आपको तो मैं HDFC बैंक में 2000 करोड़ का डिलीवरी था कल अलोन। और ये जो था, अगर आप इंटरडे चार्ट देखेंगे निफ्टी बैंक का, वो 3 बजे के आसपास सीधा नीचे को गिरता है वो। और वो इसलिए गिर रहा था क्योंकि एक तो उसमें काफ़ी रोल ओवर और ट्यूसडे को जो अपना एक्सपायरी है उसकी वजह से वो काफ़ी हलचल भी मच रही थी उसमें, तो पोजीशंस लिए जा रहे थे। बट निफ्टी का अगर हम बेंचमार्क का देखेंगे तो हमने कल भी बोला था कि डाउनवर्ड बाइस है और अगर सपोर्ट मिलेगा तो 24,900 पे मिलेगा, पर निफ्टी जाके 24,900 के थोड़े से नीचे जाके बंद हुआ है। आज के डेट में अगर हम देखें तो 24,800 पे सपोर्ट है। बट ग्लोबल इवेंट्स काफ़ी सारे हैं जो इसको जिसकी वजह से मेरे हिसाब से आज के अगर ट्रेडर्स अपने पोजीशंस रखे हुए हैं तो वो वीकेंड के लिए नहीं रखने वाले, वो आज ही क्लोज आउट करेंगे उस पोजीशंस को, क्योंकि वीकेंड में और अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। तो वो एक कारण है कि हम देखेंगे कि कुछ एक्टिविटी होगी तो बस लास्ट 1 आवर ऑफ ट्रेड में हम देखेंगे उधर 25,100 के आसपास काफ़ी कॉल राइटिंग हो रही है। 25,000 में हो रही है कॉल राइटिंग, जो एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट अभी ना थोड़ा सा कंसोलिडेशन में फिर से जाने वाला है और 25,000 के ऊपर जाने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। हमने ये देखा है कि 25,000 के ऊपर वो कंसिस्टेंटली रह नहीं पा रहा है, जब भी ऊपर जाता है तो सेलिंग आ जाती है और नीचे आ जाता है। तो वो एक कारण है, और वो कारण ये भी है कि आज के डेट में जो वैल्यूएशन है वो भी थोड़े से हमारे रिच हैं। 20 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स का जो निफ्टी का वैल्यूएशन है वो आज के डेट में बाकी कंट्रीज़ के बराबर देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। चाइना पिछले कुछ महीनों में 6-8 महीनों में उसका पी जो है 8 से बढ़ के 14 या 15 हो गया है। बट इंडिया का पी जो है 22 से 20 हुआ है, तो ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ है इंडिया के उसमें। और जो डिफरेंशियल है वो भी अभी भी ज़्यादा है दोनों के बीच में। सो वो एक वैल्यूएशन रहेगा अर्निंग्स को लेके, और अगर अर्निंग्स आएंगी तो वो ऊपर जाएगा। पर आज के डेट में निफ्टी बैंक जो है 55,000 के नीचे आया है। वो एक तरह से एक सिंबॉलिक ब्रीच है जो मेरे ख्याल से आई थिंक वो वापस एक बार जाने की कोशिश करेगा। और स्पेशली इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कल के डेट में हमने देखा कि निफ्टी बैंक में लगभग 1400 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है एक दिन में, बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो है वो एक्सपायरी से पहले का है, तो रोल ओवर कम हो रहे हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी में 35% रोल ओवर हो गया और निफ्टी बैंक में लगभग 30% के आसपास का रोल ओवर हुआ है। सो ये जो आज और आप मंडे के ट्रेड देखेंगे उसमें काफ़ी रोल ओवर होने वाले हैं और पोजीशंस जो हैं थोड़े से लाइट होने वाले हैं आगे जाके। ठीक है सजी सर, एक आखिर में एक आपसे आईटी पर व्यू चाहेंगे, क्योंकि एक्सेंचर के नतीजे तो अच्छे हैं। रेवेन्यू के फ्रंट पर 7% की ग्रोथ हमने देखी है रेवेन्यू में, लेकिन वो AI लेड सर्विसेज से है। FY26 का जो ग्रोथ गाइडेंस दिया है रेवेन्यू का, वो दिया है 2 से 5% का। हालांकि हमने विप्रो और इन्फोसिस के ADR में नरमी देखी है। तो आईटी कंपनीज के लिए इन गाइडेंस के और इसके नतीजों के मायने क्या हैं और आज क्या करना चाहिए? देखिए, एक्सेंचर के हमारे यहाँ पर जो स्ट्रीट जो देखता है वो दो कंपनीज को देखता है। इंडियन कंपनीज के अर्निंग्स से पहले एक्सेंचर के अर्निंग्स आते हैं और इंडियन कंपनीज के अर्निंग्स के बाद कॉग्निजेंट के अर्निंग्स आते हैं। इन दोनों के बीच में इंडियन कंपनीज के अर्निंग्स रहते हैं। एक्सेंचर हमको बता देता है कि क्या एक्सपेक्टेड है और कॉग्निजेंट हमको बताता है कि ओवरऑल टेक हमको देता है कि भाई मार्केट कैसा रहेगा। इस बीच में जो अभी अगर हमने देखें कल का एक्सेंचर का अर्निंग्स, उसमें उसका जो अर्निंग्स का जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसने अच्छी तरह मीट किया है, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन में था। इंडियन आईटी के लिए दो या तीन चीज़ें हैं जो यहाँ से देखी जा सकती हैं। एक,
एक्सेंचर का जो गाइडेंस है 2 से 5% का, वो ये फैक्टर करता है कि अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स वो होते हैं जो क्लाइंट्स जो हैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो देते हैं या इमीडिएट प्रोजेक्ट्स देते हैं, वो अगर वो स्पेंड्स आ जाते हैं तो 5% हो जाएगा। अगर वो स्पेंड्स नहीं होंगे तो 2% होगा। एक्सेंचर का ये कहना है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में अभी कोई कटौती नहीं हुई है, बट प्रॉब्लम ये है कि स्पेंड्स में कटौती नहीं हुई है पर ऑर्डर्स जो हैं एग्जीक्यूट भी नहीं हो रहे हैं। इंडियन आईटी कंपनी बोलती है कि हमको ऑर्डर्स मिल रहे हैं पर हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि क्लाइंट बोल रहा है कि अभी मत करो, इसको बाद में करो। तो वो जो एक इशू है वो कमेंट्री जो है हमें पता चलेगा इंडियन आईटी कंपनी के अर्निंग्स के साथ। टीसीएस पहला कंपनी है जो 9 तारीख को अर्निंग्स लेकर आ रहा है, तो उसमें हमको पता चलेगा। दूसरा जो है एक्सेंचर के लिए नॉर्थ अमेरिका और आपका बीएफएसआई अच्छा रहा है, दोनों ग्रोथ दिखाए हैं। इंडियन आईटी कंपनीज़ के लिए भी नॉर्थ अमेरिका और बीएफएसआई एक मेजर चंक है रेवेन्यू का। अगर ये दोनों अगर एक्सेंचर के लिए अच्छे रहे तो इंडियन कंपनीज़ के लिए भी वो अच्छे रहेंगे। तीसरा जो है मैन पावर का, जो है एक्सेंचर का मैन पावर घटा है ईयर ऑन ईयर, हमको वो इंडियन कंपनीज़ में भी देखने को मिलेगा क्योंकि एआई आके लो एंड कोडिंग जॉब्स को ले जा रहा है, जिसकी वजह से आपका मैन पावर कम हो रहा है, तो इंडियन कंपनीज़ में भी वो आपको देखने को मिलेगा। और चौथा जो है कि मार्जिन में जो हल्का सा प्रेशर है वो भी देखने को मिलेगा, बट हमारा रुपी जो है थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ है डॉलर के अगेंस्ट, तो वो थोड़ा सा कुशन रहेगा, जिसको कहते हैं कि करेंसी कुशन जो है वो रहेगा इंडियन कंपनीज़ के लिए रुपी टर्म्स में, तो वो देखने को हमें मिलेगा। क्या इंडियन कंपनीज अपना गाइडेंस बढ़ाएंगी? इस वक्त तो ऐसा नहीं लगता कि इंडियन कंपनीज अपना गाइडेंस बढ़ाएंगी। अगर वो सेम गाइडेंस रखेंगी, जैसे सब ने बोला है कि इन्फोसिस ने अपना गाइडेंस दिया है और टीसीएस ने कहा कि पिछले साल से हम ज़्यादा करेंगे, तो अगर वो उसको भी मेंटेन कर लेती हैं तो मेरे हिसाब से आईटी कंपनीज अब एक तरह से स्टेबल ही रहेंगी उनकी कमेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट निफ्टी आईटी का वैल्यूशन देखेंगे आप तो लगभग 22 टाइम्स है फॉरवर्ड अर्निंग्स, जो कि 10% प्रीमियम पे है निफ्टी से, और ये इसलिए डिस्पाइट 25% अंडर परफॉर्मेंस हुआ है निफ्टी के कंपैरिजन में। तो आप ये देखिए कि या निफ्टी आईटी जो है वो काफ़ी हद तक गिरा है, वैल्यूशन अभी भी रिच है, और हेडविंड्स जो हैं बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके एआई डिस्ट्रप्शन में क्या होगा इंडियन आईटी कंपनीज़ का, जीसीसी ट्रेंड्स जो हैं वो अगर बढ़ जाते हैं तो इंडियन आईटी कंपनीज़ का क्या होगा, और H1B वीज़ा जो लेटेस्ट रेगुलेटरी इशू जो आ रहा है वो भी एक इशू है जो आगे जाके आएगा। तो ये होलिस्टिकली आपको देखना पड़ेगा आईटी कंपनीज कैसे अपने कमेंट्रीज देने वाली हैं जब उनका अर्निंग सीजन आएगा अगले 10 दिन में। ऑलराइट, चलिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और आज बाजार का सेटअप समझाने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए